चलो बच्चों, मास्टर जी आ गए। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस विद मास्टर जी। तो जैसा कि आप जानते हो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं, थॉमसन मॉडल इन रदरफोर्ड मॉडल पर। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। और बात कर लेते हैं एक बार रिवीजन की, थॉमसन मॉडल रदरफोर्ड मॉडल की। तो थॉमसन जी ने एटम्स के बारे में बताया था कि एटम जो होते हैं वो वाटरमेलन की तरह होते हैं। वाटरमेलन आप जानते हैं ना, वाटरमेलन तरबूज की तरह होते हैं। जैसे वाटरमेलन में उसके सीड इम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं, सेम उसी तरह एटम में इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड होता है। सेम उसी तरह एटम में इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड होता है। ठीक है, ये था थॉमसन मॉडल। क्लियर है। और पूरा जो स्फीयर होता है एटम का वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्लियर है, जो पूरा स्फीयर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रदरफोर्ड मॉडल की। रदरफोर्ड जी ने क्या बताया था कि एटम में एक सेंटर्ड में एक रिजिड पार्ट होता है, बहुत ही हार्ड पार्ट होता है, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस बताया था। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों को बताया था कि प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं। क्लियर, न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के बाहर मूव करता है, घूमता रहता है। जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये आपका, अगर मान लीजिए न्यूक्लियस है तो इसके बाहर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, लगातार मोशन में चक्कर लगाते हैं, बेटा बोल सकते हैं रिवॉल्विंग होते हैं, चक्कर लगाते हैं, घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। क्लियर है, ये बताया था रदरफोर्ड जी ने। ठीक है, 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनकी। एक तो इसका न्यूक्लियस को उन्होंने बताया कि यहाँ न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन है जिसका चार्ज पॉजिटिव है। और जो इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज नेगेटिव है, वो लगातार सभी इलेक्ट्रॉनों का कोई जगह नहीं फिक्स किया, सभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग इनके लिमिटेशन की, रदरफोर्ड जी के कमियों की। ठीक है, तो कमी में क्या होगा कि अगर, उससे पहले मैं बता दूं कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बोहर्स मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, बोहर्स मॉडल पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि रदरफोर्ड जी की कमियां क्या थी, लिमिटेशन क्या थे। तो रदरफोर्ड जी ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्विंग है अराउंड न्यूक्लियस। अगर कोई बॉडी किसी के अराउंड रिवॉल्व होता है, चक्कर लगाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये एसिलरेशन में होगा, एसिलरेट होगा। और एसिलरेट होगा, जब कोई बॉडी एसिलरेट होता है तो एनर्जी को इमिट्स करता है। क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करेगा, निकालेगा। और एनर्जी इमिट करेगा तो आप देख रहे हैं ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने का, ये लगातार कम होना चाहिए बेटा, लगातार घटना चाहिए, घट जाना चाहिए। और एक टाइम ऐसा आ जाना चाहिए कि ये जाके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में समाहित हो जाए, समा जाए, मर्ज हो जाए। क्लियर है। और क्या होगा, फिर एटम स्टेबल नहीं रह पाएगा। एटम क्या होगा, स्टेबल नहीं रह पाएगा। यही इनकी कमियां थी कि अगर ऐसा होता कि एटम यहां जाके समा जाता, और आप जानते हो एटम आज से नहीं है, करोड़ों लाखों मिलियन एंड ट्रिलियन ईयर से है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, कि जाके समा जाए। तो यही इनके मॉडल की कमियां थी। और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए बोहर्स जी ने अपना मॉडल दिया। किसने, बोहर्स जी ने अपना मॉडल दिया। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए, रदरफोर्ड की कमियों को देखते हुए ही बोहर्स जी ने अपना मॉडल बनाया। क्लियर है। अब समझते हैं कि बोहर्स जी ने क्या बताया। तो आप देख रहे हो कि यहां पर न्यूक्लियस तो बता ही दिया है उन्होंने, न्यूक्लियस क्लियर है। इलेक्ट्रॉनों की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन कहां पर स्थिर होंगे, कहां पर पाए जाएंगे। तो उन्हीं में से बोहर्स जी आते हैं, उन्हीं के बाद बोहर्स जी आते हैं। और बोहर्स जी ने सबसे पहले आकर इलेक्ट्रॉनों के बारे में ही बताना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉनों के बारे में ही बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, क्या, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक फिक्स ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं एक फिक्स ऑर्बिट में। ऐसा नहीं है कि रैंडम, सभी इलेक्ट्रॉनों का अपना अपना एक फिक्स ऑर्बिट होता है। जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर चक्कर लगाएंगे, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन इस वाले जगह पर चक्कर लगाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यहाँ पर रहेंगे, वो चक्कर लगाएंगे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे वो इस
रेडियस के थ्रू चक्कर लगाएंगे। अब देख रहे हैं जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं रेडियस बढ़ती जा रही है, ठीक है, रेडियस समझ पा रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस से दूरी इलेक्ट्रॉनों की बढ़ती जा रही है, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, चक्कर लगाते हैं, और जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और एक स्थान पे चक्कर लगाते हैं, उस ऑर्बिट को बेटा हम लोग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलेंगे। तो ये सेल ही है, ये पहला सेल है, आप देख रहे हैं, ये दूसरा सेल है, ये सेकंड नंबर सेल है, ये थर्ड नंबर सेल है, और ये फोर्थ नंबर सेल है। क्लियर? और इन सेल का नाम भी दिया उन्होंने, के, एल, एम और एन। क्या नाम दिया? के, एल, एम एंड एन नाम दिया, ठीक है। इनको हम लोग इंटीजर्स में भी काउंट करते हैं, गिनतियों में भी लिखते हैं, नंबर्स में भी, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। जो भी जरूरत लगता है तो हम आगे बढ़ा भी लेते हैं, n = 5 भी कर लेते हैं, ठीक है। n = 4, इसका नाम क्या है? के, एल, एम, एन, ठीक है। इतना क्या आपको समझ में आ रहा है? तो ये हमारा बोहर्स मॉडल। बोहर्स ने इलेक्ट्रॉनों को एक फिक्स स्थान में बताया कि एक फिक्स ऑर्बिट में ही मोशन में होते हैं, रिवॉल्विंग करते हैं, इसके क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है, एक फिक्स ऑर्बिट में। और हाँ, इन ऑर्बिट्स का मतलब इन सेल्स का एक अपना फिक्स एनर्जी लेवल होता है। सेल का क्या होता है बेटा? सेल का फिक्स एनर्जी लेवल होता है, फिक्स एनर्जी लेवल। यहां दिख रहा है आप लोगों को? मैं यहां लिख देता हूं, सेल का फिक्स्ड एनर्जी लेवल है, फिक्स्ड एनर्जी लेवल है, ठीक है। सभी सेलों का अपना अपना फिक्स एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। देख लिया आप लोग थोड़ा सा, और भी बहुत सारी बातें थी जो बोहर जी ने बताया। सेल बता दिया, फिक्स एनर्जी लेवल बता दिया, इंटीजर्स बता दिया कि सभी सेलों का अपना 1 2 3 4 नाम होता है, नंबर भी हो सकते हैं, और भी बातें बताई उन्होंने। क्या बताया? कि प्रत्येक सेल में, हर एक सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इनके बारे में भी बताया उन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर एक सेल में, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरे में कितना होगा, चौथे में कितना होगा, पांचवें सेल में कितना होगा, छठे सेल में कितना हो सकता है। इन सबका एक फार्मूला बना दिया उन्होंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक फार्मूला बता दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक फार्मूला 2n²। क्या बताया बेटा? 2n²। इस फार्मूले से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। n क्या है? n क्या है यहाँ पे? वेयर लिख लो, वेयर n = नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, ठीक है। यही जो हम लोग सेल लिए हैं 1 2 3 4, यही है नंबर ऑफ सेल, ठीक है। थोड़ा देख लिया आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है बेटा, अब समझते हैं हम लोग। एक बात उन्होंने और बताई थी, उन्होंने क्या बताया? और ये हो गया, ठीक है। उन्होंने बताया अब आप देखिए यहाँ पे, हर एक सेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पहले सेल में भी होगा, दूसरे में भी होगा, तीसरे में भी होगा, चौथे में भी होगा। क्लियर है? अब उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन मूव भी कर सकते हैं, मतलब आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल से, सॉरी हाँ आप बोल सकते हैं, इस सेल से या इस ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट में जा सकते हैं या दूसरे सेल में भी जा सकते हैं। ऑर्बिट सेल में मींस सेम, बोथ आर इक्वल। इस ऑर्बिट से निकल के दूसरे सेल में भी जा सकते हैं, इस सेल से निकल के दूसरे सेल में भी जा सकते हैं। मींस कह सकते हो आप कि इलेक्ट्रॉन के से एल में जा सकता है, एल से एम में जा सकता है, और एम से एन में भी जा सकता है, ठीक है। और जा तो सकते हैं, अरे वापस भी आ सकते हैं भाई, वापस भी आ सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं। बोहर जी ने बताया कैसे, एन से एम में आ सकते हैं, एम से एल में आ सकते हैं, और एल से के में भी आ सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं आ सकते कि बस जैसे हमने पहुंचा दिया, ऐसा नहीं आएगा बेटा, ऐसा नहीं आएगा। कैसे आएगा? फिर कैसे आएगा? देखो मैंने अभी आपको बताया कि हर एक सेल का अपना अलग अलग एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो वो सेल जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है उसका एनर्जी लेवल थोड़ा कम होगा,
उसके बाद उसका एनर्जी, दूसरा वाले सेल थोड़ा ज्यादा एनर्जी लेवल, तीसरे का ज्यादा एनर्जी लेवल, और चौथे का जैसे ज्यादा एनर्जी लेवल। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, एनर्जी लेवल भी बढ़ता जाएगा। क्लियर है? अगर इलेक्ट्रॉन को फॉरवर्ड मूव करना है, क्या करना है, मतलब इधर से लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाना है। कहां जाना है? लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाना है, तो उसको क्या करना होगा? लोअर से हायर में जाना है तो उसको एनर्जी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा। समझ पा रहे हैं? लोअर से अगर हायर में जाना है तो उसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन करना पड़ेगा। क्लियर है? अब आगे देखते हैं, अगर उसको हायर से लोअर में जाना है, अगर उसको हायर से लोअर में जाना है तो उसको एनर्जी लॉस करना पड़ेगा। ठीक है? उसको एनर्जी लॉस करना पड़ेगी, वो डोनेट करना पड़ेगा, एनर्जी को निकाल दे अपने अंदर से, तो हमेशा हायर से लोअर में आ जाएगा। ठीक है? ये थी, ये भी बात बोहरजी ने ही बताया था। ये भी बात किसने बताई? बोहरजी ने बताई। तो मैं यहां लिख देता हूं और आप लोग देख लें। तो चलिए बच्चों, देख लेते हैं हम लोग कि नील बोर्स जी की अभिधारणाएं क्या क्या थी। एक्चुअली बोर्स जी का पूरा नाम नील बोर है। तो इनकी अभिधारणाओं को देखते हैं हम लोग, इनके पॉस्टुलेट्स को देखते हैं, इनके क्या पॉस्टुलेट्स थे, इन्होंने क्या बताया था, तो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है? अगर देखें इनके पॉस्टुलेट्स को, तो सबसे फर्स्ट में अगर देखें, पॉस्टुलेट्स लिख देता हूं मैं, पॉस्टुलेट्स में फर्स्ट में देखें तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स एनर्जी लेवल में या फिक्स ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, मैं लिखता हूं यहीं पे, इलेक्ट्रॉन मूव इन फिक्स्ड ऑर्बिट, और इन ऑर्बिट को क्या बोलते हैं बेटा? सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव इन फिक्स ऑर्बिट, उसको सेल बोलते हैं। दूसरा क्या होगा? ईच सेल, जो सेल है सभी सेल का अलग अलग एनर्जी लेवल है, फिक्स एनर्जी लेवल है। ईच सेल हैज फिक्स एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल दे रहा हूं, ईच सेल होगा, ईच सेल हैज फिक्स एनर्जी लेवल। क्लियर है? तीसरे पॉस्टुलेट्स की बात करें, तीसरा पॉस्टुलेट्स क्या था कि ये जो सेल है ये इंटीजर्स में भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो लिख सकते हैं कि एनर्जी लेवल जो है आपका, एनर्जी लेवल्स जो है रिप्रेजेंटेड, यहां लिख देता हूं, रिप्रेजेंटेड बाई, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, n इक्वल 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है? 4 में देख लो, 4 में चौथी बात ये भी बताई थी, इलेक्ट्रॉन कैन मूव बाई गेन और लॉस ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कैन मूव बाई गेन और लॉस ऑफ एनर्जी। बाकी मैंने बता ही दिया है, अगर उसको लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जाना है तो उसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन करना पड़ेगा। अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आना है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लॉस करना पड़ेगा। क्लियर है? ये है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। अब हम लोग लिमिटेशन की भी बात कर लेते हैं। इसको आप देख सकते हैं, मैंने आपको इसे पढ़ के बता भी दिया। अगर आपको लिखा हुआ जो समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने बोल भी दिया है। अब इनकी अगर लिमिटेशंस की बात करें तो एक दो लिमिटेशन है बोहर्स जी के, थोड़ा देख लेते हैं लिमिटेशन को भी यहाँ पे बगल में। ठीक है? लिमिटेशन, कमियां क्या रह गई हैं? लिमिटेशन क्या होगा बेटा? लिमिटेशन। ठीक है? लिमिटेशन में अगर पहले बात करें तो ये जो इनका जो लिमिटेशन था, ये फेल्ड टू एक्सप्लेन द जीमान इफेक्ट
ठीक है, फेल टू एक्सप्लेन द जीमान इफेक्ट। और एक इफेक्ट था स्टार्क इफेक्ट, इसको हम लोग देखेंगे किसी दिन, ठीक है। जीमान इफेक्ट थोड़ा देख लेंगे, जीमान इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये था बच्चों बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, स्ट्रक्चर एटम का तीसरा वीडियो है हमारा, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। इसको आप लोग देखें, ठीक है, और लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को अगर अच्छा लगता है तो, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।